आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज 9। टॉपिक है नीति शास्त्रीय संहिता तथा आचरण संहिता। परिचय। हम अपनी चर्चा नीति संहिता से करते हैं। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद हम नीति संहिता व आचरण संहिता के बीच के अंतर को बताएंगे। तब हम दो प्रकार की नैतिकता की जांच करेंगे: व्यवसायों की नैतिकता तथा सिविल सेवाओं की नैतिकता। हम व्यावसायिक नैतिकता के सामान्य सिद्धांत बताएंगे तथा नर्सिंग एवं लेखाकारिता के व्यवसायों के उदाहरणों के साथ उन्हें प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात सामान्य लोक सेवा नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों और सोचों पर विचार करेंगे। हम उन आचरण संहिताओं का प्रयोग करते हुए सिविल सेवा नैतिकता पर चर्चा करेंगे जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होती है। अंत में हम सरकारी कर्मचारियों के लिए सिफारिश की गई नैतिक संहिताओं पर विचार करेंगे। नीति संहिताएं प्राचीन काल से विद्यमान रही हैं। वे प्राचीन धर्म और समाज का आधार हैं। उदाहरण के लिए 10 कमांडमेंट्स यहूदियों की धार्मिक संहिता है। बौद्ध धर्म में गृहस्थों, मठवासियों एवं सन्यासियों के लिए नैतिक संहिताएं हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्य एथेंस में संस्कृति व राजनीति के लिए संहिताएं थीं। नैतिक संहिताएं नैतिकताओं की प्रणाली है जो जीवन के उन अनेक पहलुओं को समाहित करती है। उनमें सामान्यतः सामान्य उत्तरदायित्व एवं चेतावनी है। यह है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। नीति संहिता तथा आचरण संहिता में अंतर। हमें नैतिक संहिताओं के विचार को जरा विस्तार से जांचना होगा और आचरण संहिता में से इसका अंतर बताना होगा। इन दोनों शब्दों को आपस में अदल बदल कर प्रयोग करने की प्रवृत्ति देखी गई है। नीति संहिता में आमतौर पर सामान्य मूल्य होते हैं, जबकि आचार संहिता स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को बताती है जो मूल्यों से प्राप्त होते हैं। जेरेमी बेंथम के शब्दों में एक सिद्धांत एक ऐसा सामान्य कानून या नियम है जो व्यवहार या निर्णयों का मार्गनिर्देश करता है, जबकि मूल्य आदर्श नैतिक अवस्था की आकांक्षा को सुस्पष्ट करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मूल्यों व सिद्धांतों के बीच संबंधों पर टेरी कूपर का कहना है, एक नैतिक सिद्धांत आचरण या होने की अवस्था से संबंधित ऐसा कथन है जो एक मूल्य की पूर्णता के लिए ज़रूरी है। यह मूल्य को स्पष्ट रूप से क्रिया की सामान्य रीति से जोड़ता है। उदाहरण के लिए न्याय को एक महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है, लेकिन यह शब्द स्वयं में हमें यह नहीं बताता कि यदि हम अपनी मूल्य प्रणाली में न्याय को शामिल कर लें तो आचरण या समाज की अवस्था के लिए कौन सा नियम अनुसरित होगा। हमें स्वयं को यह दिखाने के लिए कि क्रिया का कौन सा पैटर्न न्याय को मूल्य के रूप में प्रतिभाषित करेगा। हमें न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता होगी। न्याय के सिद्धांत का सामान्य रूप होगा: समानों के साथ समान रूप से और असमानों को असमान रूप से व्यवहार करो। हम इस सिद्धांत का यह अर्थ लगा सकते हैं कि सभी बालिग नागरिकों के साथ समान राजनैतिक अधिकार और उत्तरदायित्वों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि किसी को मत देने का अधिकार है तो सभी को मत देने की अनुमति होनी चाहिए। आजकल अनेक कंपनियां नैतिक संहिताओं को अपनी वेबसाइट पर डाल देती हैं। वे अक्सर नीति
संहिताओं और आचरण संहिता में अंतर नहीं करते। नीति संहिता पहले उन मूल्यों को विनिर्दिष्ट करेगी जो संहिता का आधार होंगे और तब जमा जोखिमधारियों को कंपनी के उत्तरदायित्वों की जानकारी देगी। यह बताएगी कि कंपनी अपना कारोबार कैसे चलाती है। यह उस पद्धति को बताएगी जिससे कंपनी अपने मूल्य व सोच को कार्यान्वित करेगी। यह कर्मचारियों का कंपनी के नैतिक मानकों के बारे में और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में उनका मार्गदर्शन करेगी। इसके विपरीत आचरण संहिता केवल कर्मचारियों के उपयोग की बात करती है और उसी के लिए बनी है। इसमें सामान्यतः अस्वीकार्य व्यवहार या कार्य दिए होते हैं। कर्मचारियों की संहिता का पालन करना होता है और यह मूल्यों के बारे में मौन हो सकती है। मूल्य सामान्यतः नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं। सिद्धांत वे आशयित नैतिक शर्तें या व्यवहार होते हैं जो मूल्यों का अनुसरण करते हैं। मूल्य राजनैतिक व सामाजिक सोचों के उच्च ध्येयों को बताते हैं जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है। इसकी अपेक्षा आचार संहिता का संकेंद्रण तंग है। आचार संहिता वे विशिष्ट आचरण नियम हैं जो किसी संगठन के उच्च स्तर से लगाए गए होते हैं या किसी व्यवसाय की अनिवार्यताओं के तौर पर स्वेच्छा से अपना लिए जाते हैं। नीति संहिता एक और तरह से आचरण संहिता से अलग होती है। नीति संहिता या नैतिकता की संहिता का कैनवास बड़ा होता है। यह वस्तुतः मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित कर लेती है। इसमें वे आदेश और वर्जनाएं होंगी जो व्यक्ति के निजी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को समाहित करती है। नीति की संहिताएं पूरे समाज की संस्कृति, शिक्षा और धर्म पर लागू होती है। आचरण संहिता में सामान्यतः व्यक्ति का कार्यालयी या व्यावसायिक आचरण आता है। संहिताएं तथा कानून कभी कभी कानून को वजन देने के लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड का उल्लेख कर सकते हैं। ये कानूनों के उदाहरण हैं। ये नैतिक संहिताओं और आचरण संहिताओं से अलग हैं। प्राचीन काल में प्रसिद्ध हम्मुरबी संहिता थी। यह प्राचीन बेबीलोनियन राजा हम्मुरबी के कानूनों, नियमों एवं राजआज्ञाओं का संग्रह था। इसमें विधिक पद्धतियों और दंडों का वर्णन था जो अन्यायपूर्ण दोषारोपण, झूठी गवाही, न्याय के व्युत्पन्न को शामिल करते थे तथा अन्य नियम थे जो अस्थायी सरकार एवं सुशासन की स्थापना के लिए थे ताकि शक्तिशाली लोग निर्बलों को दबा न पाए। तथापि ना ही नीति संहिता और ना ही आचरण संहिता कानून है। मामलों को और आगे चलाते हुए नीति संहिता के उल्लंघन के लिए कोई कानूनी दंड नहीं है। हाँ, कुछ काम जैसे कि चोरी कानून तथा नीति संहिता दोनों में वर्जित हैं। चोरी करने पर व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है और भी कार्यालयी सरकारी आचरण संहिता का उल्लंघन एक कानूनी अपराध नहीं है जब तक कि यह कानून को भंग नहीं करता। आचरण संहिताओं का उल्लंघन सरकारी तौर पर निर्धारित नियमों को भंग करना होता है। उन मामलों में संबंधित व्यक्ति को केवल आचरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में,
उसे उसके नियोक्ता द्वारा दंडित किया जा सकता है, जो कि इस मामले में सरकार है। ऐसे दोष आपराधिक दोष नहीं हैं, अपितु प्रशासनिक चूके हैं। आचरण संहिता में मोटे तौर पर दो क्षेत्र आते हैं: पब्लिक सर्विस तथा व्यवसाय व धंधे। इनकी समीक्षा करने से पहले हमें नीति संहिता के एक प्राचीन उदाहरण को देख लेना चाहिए। यह एथेंस के प्राचीन शहर से है तथा इसके महान शासक पेरिकल्स ने इसे घोषित प्रमाणित किया था। प्रसंगवश पेरिकल्स ने वेतन भुगतानों के साथ मेरिट आधारित लोक सेवा की पहली प्रणाली का सूत्रपात किया। एथेनियन संहिता। एथेनियन शपथ इस प्रकार है: हम बेईमानी या कायरता के काम से इस अपने शहर देश पर बदनामी कभी नहीं लाएंगे। हम शहर देश की पवित्र चीज़ों व आदर्शों के लिए व्यक्तिगत रूप से और मिलकर लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। हम शहर देश के कानूनों पर श्रद्धा रखेंगे और उनका पालन करेंगे तथा इसी प्रकार की श्रद्धा और आदर को अपने से ऊपर वाले उन लोगों में बढ़ाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे जिनकी उनको व्यर्थ करने या उनका अनादर करने की प्रवृत्ति है। हम जनता की नागरिक कर्तव्य की चेतना को तीव्र करने के लिए वर्धमान ढंग से प्रयास करेंगे। इस प्रकार इन सब विधियों से हम इस शहर को केवल उतना ही कम नहीं अपितु उससे बड़ी व अधिक सुंदरता देंगे जिसके साथ यह हमें सौंपा गया था। यह शपथ एक मूल्य प्रणाली है। यह एक सामान्य सोच देती है और आचार संहिताओं से भिन्न है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर विचार करें तो हम संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों में शामिल प्रावधानों को नैतिक राजनैतिक संहिता मान सकते हैं। व्यावसायिक आचरण संहिता। अब हम व्यावसायिक संहिताओं पर सामान्य विचार करेंगे। ये अक्सर वे विनियम होते हैं जो विभिन्न व्यवसायों और धंधों की करने वालों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। वे ऐसे मानक प्रचलनों को निश्चित करते हैं जिनका अनुसरण सभी सदस्यों द्वारा एक समान तथा स्वीकार्य क्वालिटी वाली सर्विस देने को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, नेकानॉमी और विश्वसनीयता मतलब कि साख बनी रहती है। उदाहरण के लिए अनेक व्यवसायी जैसे नर्सों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, लेखाकारों, लेखा परीक्षकों तथा वकीलों को व्यावसायिक संहिताएं होती हैं। ऐसे मानक जिन्हें व्यावसायिक मानक भी कहते हैं, कभी कभी कुछ व्यवसायों के लिए नियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे प्राचीन व्यावसायिक संहिताओं में से एक हिप्पोक्रेटिक परंपरागत शपथ है, जिसे चिकित्सक लोग आज भी लेते हैं। हिप्पोक्रेट प्राचीन यूनान का चिकित्सक था जिसने वे नियम निर्धारित किए जिनमें रोगियों के प्रति चिकित्सक के उत्तरदायित्व तथा रोग की गोपनीयता शामिल है। शपथ के एक भाग में कहा जाता है, मैं जिन घरों में प्रवेश करूं, मैं उनमें रोगी के लाभ के लिए प्रवेश करूंगा और शरारत एवं भ्रष्टाचार की प्रत्येक स्वैच्छिक क्रिया से दूर रहूंगा। व्यावसायिक नैतिकताएं। परिचय। व्यावसायिक नैतिकता में व्यवसायियों के कार्य संबंधी आशयित व्यवहार मानक आते हैं। व्यवसायियों के पास विशिष्ट ज्ञान और कुशलता होती है और वे उनका प्रयोग करते हैं। जनता को सेवा देते समय ऐसे ज्ञान को प्रयोग करने के ढंग को नैतिक मुद्दा माना जाता है और इसे व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। व्यवसायी लोग अपनी कुशलता के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में सूचना युक्त निर्णय कर सकते हैं।
संबंधित प्रशिक्षण के अभाव में आम जनता ऐसे निर्णय लेने में असमर्थ रहती है। अनेक व्यावसायिक संगठन अपनी नैतिक सोच को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसरण में परिभाषित करते हैं: ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता, सम्माननीयता, कानून का पालन। इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस गाइडेंस, रिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इन एन इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स व्यावसायिक संहिता की परिभाषा इस प्रकार करता है: किसी संगठन में निर्णयों, पद्धतियों तथा प्रणालियों को इस प्रकार मार्ग निर्देशित करने वाले सिद्धांत, मूल्य, मानक या व्यवहार के नियम की वे इसके प्रमुख जोखिमधारियों के कल्याण में योगदान देते हैं तथा इसके कार्यों से प्रभावित होने वाले सभी घटकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। कार्यान्वयन तथा विनियमन। व्यावसायिक नैतिकता का कार्यान्वयन। व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों की ऐसी संहिता बनाते हैं जिसका पालन उनके सभी सदस्यों को करना होता है। संहिताओं का उद्देश्य ग्राहकों को शोषण से बचाना तथा व्यवसाय की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा होता है। संहिताएं ग्राहक तथा व्यवसाय करने वालों दोनों की सुरक्षा के लिए होती हैं। अनुशासनिक संहिताओं से व्यवसायी आचरण के मानक निर्धारित कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत व्यवसायी इन मानकों पर खरे उतरें। यदि व्यक्तिगत व्यवसायी मानकों का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। सद्विवेक से काम करने वाले व्यवसायी इस बात के प्रति आश्वस्त रहेंगे कि कम ईमानदार साथियों द्वारा उन्हें हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा व्यवसाय में जनता का विश्वास बना रहेगा और वे व्यवसायियों को काम देते रहेंगे। आंतरिक विनियम। इस बात का खतरा बना रहता है कि व्यवसाय में आत्म विनियमन कहीं आत्म सेवा के व्यवहार में परिवर्तित न हो जाए। निकाय अपनी संहिताओं को लागू कराए रखने के मामले में ढिलाई बरत सकते हैं। ऐसा उन व्यवसायों में हो सकता है जहां थोड़े से व्यवसायों को ज्ञान कम यानी कि थोड़ा ही हो। अनेक देशों, इंग्लैंड तथा वेल्स ने नर्सिंग और दाई जैसे व्यवसायों में व्यवसायी नैतिक मानक के कुछ विधिक विनियमों का प्रावधान किया है। मानकों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। व्यावसायिक संहिताओं के दो उदाहरण। अब हम व्यावसायिक संहिताओं के दो उदाहरण संक्षिप्त रूप में देखेंगे। यहाँ उन विवरणों को देना बेमानी होगा जिनका सरोकार संबंधित ज्ञान रखने वालों से ही होता है। हमारा विचार यह अनुभव करने का है कि व्यावसायिक संहिताओं में किन बातों को लिया जाता है। संहिताओं का आरंभ प्रस्तावना से होता है जिसमें व्यावसायिक निकाय के मूल्य, मिशन और सोच दिए गए होते हैं। इसके बाद खंड आते हैं जिनमें संहिता की मदें या अलग अलग आदेश तथा वर्जनाएं होती हैं। पहले हम नर्सों के लिए निश्चित नैतिकता की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर विचार कर रहे हैं। नर्सों के लिए नैतिकता की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस द्वारा 1953 में अपनाई गई थी। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं और अंतिम संशोधन 2012 में हुआ था। नर्सों की संहिता की प्रस्तावना। नर्सों के 4 मूलभूत उत्तरदायित्व हैं: स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोग से बचाव, स्वास्थ्य की पुनः स्थापना, पुनः प्राप्ति तथा कष्टों को समाप्त करना। नर्सिंग की ज़रूरत सार्वभौमिक है। नर्सिंग में मानव अधिकारों के लिए सम्मान अंतर्निहित है, जिसमें सांस्कृतिक अधिकार, जीवन व चयन का अधिकार, सम्मान तथा नर्सों के साथ आदर के साथ व्यवहार शामिल है। नर्सिंग एक सम्मानजनक कार्य है तथा यह आयु, वर्ण, जाति, संस्कृति, विकलांगता या रोग, लिंग, लैंगिक
उन्मुखीकरण राष्ट्रीयता, राजनैतिकता, वर्ग या सामाजिक स्थिति के बंधनों या विचारों से मुक्त है। नर्सें व्यक्तियों, परिवार तथा समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं और संबंधित समूहों के साथ अपनी सेवाओं का समन्वय करती हैं। नर्सों के लिए नैतिकता की संहिता में 4 प्रमुख तत्व होते हैं जो नैतिक आचरण के मानक को बताते हैं। एक भाग नर्सों व लोगों से संबंधित है तथा दूसरा भाग नर्सों व उनके कार्य निष्पादन से संबंधित है। तीसरा नर्सों व उनके व्यावसायिक ज्ञान से संबंधित है। अंतिम भाग नर्सों व सहकर्मियों से संबद्ध है। दूसरा, लेखाकारों की अमेरिकी संहिता। आगे हम उस आचरण संहिता को देखेंगे जो अमेरिका में लेखाकारों के व्यवसाय पर लागू होती है। यह सदस्यों को निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य करती है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सदस्य सभी व्यावसायिक एवं कारोबारी संबंधों में ईमानदार होगा। उद्देश्यपरकता। सदस्य व्यावसायिक या कारोबारी फैसलों का दमन करने के लिए पूर्वाग्रह, हितों के टकराव या अनुचित दबाव को नहीं आने देगा। व्यावसायिक योग्यता तथा यथोचित ध्यान देना। सदस्य व्यावसायिक ज्ञान तथा कुशलता का वह स्तर बनाए रखेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक या नियोक्ता को प्रचलनों, कानूनों तथा तकनीकों में चालू विकास के आधार पर सक्षम व्यावसायिक सेवा प्राप्त हो। व्यावसायिक सेवाएं देते समय सदस्य कर्मठता से तथा लागू तकनीकी एवं व्यावसायिक मानकों के अनुसार कार्य करेगा। गोपनीयता। सदस्य व्यावसायिक तथा कारोबारी संबंधों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सूचना की गोपनीयता का सम्मान करेगा और उसे तीसरे पक्ष को बिना उचित व विशिष्ट प्राधिकार के तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक कि इसके लिए कानूनी व व्यावसायिक अधिकार न हो या प्रकट करने का कर्तव्य न हो। व्यावसायिक और कारोबारी संबंधों के परिणाम स्वरूप प्राप्त गोपनीय सूचना का उपयोग सदस्य या तीसरे पक्षों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। अंग व्यावसायिक व्यवहार। सदस्य संबंधित कानूनों व विनियमों का पालन करेगा तथा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे व्यवसाय को अपयश मिले। संहिता इस बात को मानती है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें सदस्यों को मूलभूत सिद्धांतों के पालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मूलभूत सिद्धांतों के पालन में कठिनाइयां पैदा होने वाली प्रत्येक परिस्थिति को निश्चित करना तथा सुधारात्मक उपाय निर्दिष्ट करना असंभव है। और भी चूंकि सौंपे गए कार्य और कठिनाइयों के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, इसके लिए भिन्न भिन्न सुरक्षा उपायों की ज़रूरत हो सकती है। अतः संहिता एक अवधारणात्मक ढांचा स्थापित करती है जिसके अनुसार सदस्य को उन चुनौतियों का पता लगाना, मूल्यांकित करना और उनको निपटाना ज़रूरी है जो मूलभूत सिद्धांतों के अनुपालन में सामने आती हैं। अवधारणात्मक ढांचे की सोच सदस्यों को संहिता की नैतिक अपेक्षाओं को एवं लोक हित में काम करने की उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायक होती है। यह परिस्थितियों में अनेक ऐसी भिन्नताओं को संभालती हैं जो मूलभूत सिद्धांतों के अनुपालन के लिए खतरा पैदा करती है और सदस्य को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकती है कि वही परिस्थिति अनुमत होती है जो विशिष्ट तौर पर वर्जित नहीं हो। जैसा कि हमने देखा, कार्य करने की संहिता को व्यवसाय द्वारा उस व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अपनाया जाता है। कार्य करने की संहिता को व्यावसायिकता उत्तरदायित्व की संहिता भी कह सकते हैं।
इसमें उन उलझन भरे गांठदार प्रश्नों व दुविधाओं पर चर्चा हो सकती है जो व्यवसायियों के सामने आती हैं, और ऐसे मामलों पर प्रकाश डाला जा सकता है या मार्ग निर्देश किया जा सकता है। यह स्पष्ट कर सकता है कि परिस्थितियों में कौन सा व्यवहार नैतिक या सही है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व। अब हम दो उदाहरणों यह दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार व्यावसायिक उत्तरदायित्व आम आदमी या सामान्य जनता के उत्तरदायित्व से बहुत अधिक होते हैं। कार दुर्घटनाओं के बाद पास से गुजरते हुए व्यक्ति को दुर्घटना के शिकार को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उससे यह आशा की जा सकती है कि आपातकालीन सेवा देने वालों को बुलाएगा या सूचित करेगा। साधारण व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा देने के लिए चिकित्सकीय ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम जरूरी उपकरणों के साथ एक प्रशिक्षित डॉक्टर ही दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की दशा का सही विश्लेषण कर सकता है और सही प्रक्रिया कर सकता है। यदि कोई डॉक्टर उस स्थिति में सहायता करने में असफल रहता है तो वह सामान्यतः लापरवाही तथा अनैतिक माना जाएगा। अप्रशिक्षित व्यक्ति को प्रक्रिया न करने का दोषी नहीं बनाया जा सकता। यह व्यावसायिक कुशलता वाला व्यक्ति ही होगा जिसे यह उत्तरदायित्व लेना होगा। अनेक तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को उद्योग में प्रयुक्त उपकरणों की क्वालिटी व सुरक्षा को प्रमाणित करना होता है। इस प्रकार पर्यावरणीय अभियंता को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि संयंत्र में लगाया हुआ प्रदूषण नियंत्रण उपकरण गंदे पानी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपचारित करेगा। यदि कोई पर्यावरणीय अभियंता झूठा प्रमाणित कर देता है कि उपकरण गंदे पानी को अपेक्षित मानकों तक उपचारित करता है तो वह व्यावसायिक संहिता को भंग करने का दोषी तथा बहुत बुरा माना जाएगा। वह उद्योग के मालिक से मिल गया है। अब तक हमने व्यावसायिक आचरण संहिताओं पर ही विचार किया है। ये वे ज़मीनी नियम हैं जिन पर व्यवसाय काम करते हैं। व्यवसायी लोग इन सिद्धांतों की सौगंध लेते हैं। क्षेत्र कार्य की विशिष्ट जानकारी के साथ आचरण संहिता व्यावसायिकता के दावों का आधार है। व्यावसायिक आचरण संहिता में नैतिक सिद्धांत तथा व्यावसायिक कार्यों को करने के सर्वोत्तम कल्पित तरीके दोनों ही शामिल होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिताएं, सामान्य सिद्धांत तथा सोच। अब हम लोक सेवा के क्षेत्र में आचरण संहिताओं पर विचार करेंगे। हाल के समय में लोक प्रशासन हेतु बदलती हुई सैद्धांतिक सोच तथा सरकारी कर्मचारियों से बड़ी आशाओं के साथ आचरण संहिताओं का लोक क्षेत्र में बहुत महत्व हो गया है। भारतीय प्रशासन प्रणाली में आचरण संहिताएं काफ़ी समय से रही हैं। इनके प्रयोजन निम्नलिखित हैं। आचरण संहिताएं इस संभावना को बढ़ा देती हैं कि सरकारी कर्मचारी लोक हित में काम करेंगे तथा उचित प्रकार के व्यवहार से बचेंगे। निर्धारित मानदंडों से अपने आचरण की लगातार तुलना करने से सरकारी कर्मचारियों को सही काम करने की आदत पड़ जाती है। आचरण संहिताएं कुछ खास नैतिक मानकों के प्रति सरकारी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। संहिताएं सरकारी कर्मचारियों के लिए मानक निर्धारित करती हैं और लोक प्रशासनिक प्रणालियों के सदस्यों के तौर पर उनकी विशेष जिम्मेदारी व्यक्त करती हैं। आचरण संहिताएं व्यक्ति के गर्व तथा नैतिक चेतना को अपील कर
या बुरे काम के प्रति पश्चाताप का बोध उत्पन्न कर प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी कारनामों में आचरण संहिताओं की उपयोगिता को माना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन 2003 लोक सेवा संहिता को भ्रष्टाचार के निरोध के लिए आवश्यक मानता है। राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी लोक सेवाएं उन पूर्वोपायों के अधीन हों जो कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा योग्यता के आधार पर भर्ती को बढ़ावा देते हैं। एक बार नौकरी में आ जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आचरण संहिता, वित्तीय एवं अन्य प्रकटनों हेतु अपेक्षाओं तथा उचित अनुशासनिक उपायों के अधीन रहना चाहिए। सरकारी धन के मामलों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के संवेदी क्षेत्रों जैसे न्यायपालिका तथा सरकारी प्रापण के लिए विशिष्ट शर्तें रखी जानी चाहिए। जो लोग सरकारी सेवाओं, जन सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों से उच्च स्तरीय आचरण की आशा करनी चाहिए। यह आदर्श वाक्य कि जनता सेवा जनता का विश्वास है, इस बात को स्वीकार करता है कि आम जनता की तुलना में सरकारी कर्मचारी को अनेक शक्तियों व विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त है। अतः सरकारी कर्मचारी के लिए आचरण संहिताएं सरकारी शक्ति और प्राधिकार के प्रयोग में विशेष उत्तरदायित्व और प्रतिबंध लागू कर देती हैं। आचरण संहिताएं सामान्यतः लिखित प्रलेख होते हैं। अस्पष्ट संहिताओं के अलावा कुछ अस्पष्ट अलिखित मानदंड भी हैं। सेना की सेवाएं व रेजिमेंटल परंपराएं इस श्रेणी में आती हैं। वे ऐसी अभिव्यक्तियों में पाए जाते हैं, नॉट डन, नहीं किया, या नॉट क्रिकेट। जनजीवन के 7 सिद्धांत लोक सेवा के सामान्यतः कहे गए सिद्धांतों में शामिल हैं। निजी लाभ के लिए सरकारी कार्यालय के प्रयोग से बचना, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यों के पालन में निष्पक्षता का प्रदर्शन, वस्तुनिष्ठता तथा लोक सेवा की जनता के न्यास के रूप में अवधारणा, प्रभावशीलता, ये सब मिलकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान मिशन बनाते हैं। नैतिक संहिताओं का एक प्रसिद्ध उदाहरण जनजीवन के 7 सिद्धांत, जिसे ग्रेट ब्रिटेन में कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ ने बनाया था। प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने कार्य की व्यापक शर्तों के साथ 1994 में इस समिति का गठन किया था। सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों के आचरण के मानकों के बारे में वर्तमान सरोकारों को, जिनमें वित्तीय व वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित प्रबंध भी शामिल थे, जांचना तथा वर्तमान व्यवस्थाओं में ऐसे परिवर्तनों के लिए सिफारिश करना जो लोक जीवन में जनता में उपयुक्तता के सर्वोच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। इसमें पदाधिकारियों की व्यापक परिभाषा की गई है, जिसमें राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर सभी चुने गए कर्मचारी तथा सिविल सेवक शामिल हैं। जनजीवन के 7 सिद्धांत जिनकी सिफारिश समिति ने की थी कि वे सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हों, निम्नलिखित हैं। निस्वार्थता, सरकारी कार्य नितांत रूप से जनहित में ही होना चाहिए। सरकारी कर्मियों को अपने परिवारों या अपने मित्रों के वित्तीय या अन्य लाभों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। सत्यनिष्ठा, सरकारी कर्मियों को स्वयं को किसी प्रकार के वित्तीय या ऐसे बाहरी व्यक्ति या संगठन अन्य एहसान के नीचे नहीं आने देना चाहिए जो उनके सरकारी काम को प्रभावित करने के प्रयोजन से हों। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी,
जनता से मुलाकात, ठेके देने या पुरस्कारों व लाभों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने सहित सरकारी काम करने में सरकारी कर्मचारियों को गुण अवगुण के आधार पर चयन करना चाहिए, मतलब कि योग्यता के आधार पर। उत्तरदायित्व, सरकारी कर्मचारी अपने निर्णयों व कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और उन्हें अपने कार्यालय के लिए उपयुक्त जांच हेतु सहयोग करना चाहिए। खुलापन, सरकारी कर्मचारियों को अपने द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और किए गए कार्यों के लिए जितना संभव हो सके खुला होना चाहिए। उन्हें अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए कारण बताने चाहिए और सूचना को तब ही रोकना चाहिए जबकि ऐसा करना व्यापक रूप से जनहित में जरूरी हो। ईमानदारी, सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि अपने सरकारी कर्तव्यों से जुड़े निजी हितों की घोषणा कर दे, जनता के हित की रक्षा करने के बीच उठने वाले विवादों को हल करने के लिए कदम उठाएं। नेतृत्व, सरकारी कर्मचारियों को इन सिद्धांतों के नेतृत्व व मिसाल द्वारा बढ़ावा और समर्थन देना चाहिए। आचरण संहिताओं में अंतर। आचरण संहिताओं का प्रयोजन मुख्यतः अवांछित आचरणों जैसे हितों का टकराव, अपने आप ही करना, रिश्वतखोरी तथा सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग को शुरू में ही रोकना है। संहिताएं छोटी या लंबी हो सकती हैं, लेकिन उनका रुझान काफ़ी विवरणात्मक होने का होता है। जोर मुख्यतः विभिन्न प्रकार के अवांछित आचरणों की मनाही पर होता है। सिविल सेवा आचारों के प्रकार समय के बीतने के साथ बदल सकते हैं। अमेरिकी पोस्ट मास्टर जनरल अमोस केंडॉल द्वारा 1829 में बड़े घोटालों के बाद जारी निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य में मुख्यतः कार्यालय के अनुशासन को शामिल किया गया है। इसके विपरीत आचरण की आधुनिक संहिताएं अपेक्षाकृत लंबी और अनेक सामान्य नियमों वाली हैं। सामान्य नियम ऐसे आम सिद्धांत हैं जो प्रत्येक अलग अलग घटनाओं बातों को समाहित करते हैं। प्रत्येक लिपिक अपना काम शुरू करने के लिए प्रातः 9 बजे तक अपने कमरे में उपस्थित होगा और शाम 3 बजे तक परिश्रमिक अपने आप को जनता की सेवा में लगाए रहेगा। प्रत्येक लिपिक उस हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेगा जो उसे कार्यालय में या बाहर करने ज़रूरी हों और किसी भी दशा में खातों को पूरा करने या इस शहर में किसी नागरिक का कार्य पूरा करने के लिए वह शाम 3 बजे के बाद कार्यालय समय से ज़रा अधिक भी अपनी मेहनत करने से गुरेज नहीं करेगा। कार्यालय में अखबार व पुस्तकें नहीं पढ़ी जानी चाहिए जब तक कि वे हाथ के काम से सीधे संबंधित न हों। ना ही मुलाकातियों या बैठे हुए लोगों से बातचीत की जानी चाहिए जब तक कि उनका कार्यालय में कोई काम न हो। जुआ खेलने, शराब पीने तथा अनियमित व अनैतिक आदतों के कारण किसी भी लिपिक को तत्काल बर्खास्त कर दिया जा सकता है। किसी लिपिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उपहार या अनुतोषिक स्वीकार करने जिसका काम इस कार्यालय से पड़ता है या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार कुछ स्वीकार कर लिए जाने से उस लिपिक को तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है। किसी नागरिक की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हुए किसी चल रही जांच या कार्यालय में पता लगाए गए तथ्यों के बारे में कार्यालय के बाहर के व्यक्ति को लेखा परीक्षक की अनुमति के बिना बताना कठोरता से मना है। किसी ऐसे व्यक्ति को इस कार्यालय में लिपिक नहीं रखा जाएगा जो किसी अन्य धंधे में हो। लिपिक के परिवार के लिए जितना ध्यान जरूरी है
उसे छोड़कर आशा की जाती है कि लिपिक का पूरा समय विचार और ऊर्जा लोक सेवा में लगा दी जाएगी। 8वां, सरकारी लेखन सामग्री या अन्य संपत्ति के प्रयोग में कठोरता से किफ़ायत बरती जाएगी। कोई लिपिक अपने अपने परिवार या मित्रों के प्रयोग के लिए सरकारी कागज़, परों की कलमें या अन्य वस्तुएं कार्यालय से नहीं ले जाएगा। इस आचरण संहिता की बातें आज भी वैध हैं। आचरण संहिताओं का प्रतिबिंब बहुत विस्तृत हो सकता है। एक सिरे पर सत्यनिष्ठा आधारित संहिताएं हैं, दूसरे सिरे पर अनुपालन आधारित संहिताएं हैं। सत्यनिष्ठा आधारित संहिताएं केवल अपेक्षित मूल्यों को ही बताते हैं। सिविल सेवकों से आशा की जाती है कि वे मूल्यों को हृदयंगम कर उन्हें आचरण के उपयुक्त व्यवहारगत सिद्धांत बना लेंगे। अब OECD राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया इसी पद्धति को अपनाते हैं। अनुपालन आधारित प्रणालियों में आचरण के विस्तृत नियम होते हैं, जिनमें मुख्यतः अननुमत प्रकार के आचरण दिए जाते हैं। जो कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ऐसे नियमों की गई आलोचना यह है कि ये न्यूनतम स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। वे सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को उच्च स्तरों तक लक्ष्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते। भारत में आचरण की सरकारी संहिताओं का लंबा इतिहास रहा है। इसमें ज़्यादा पीछे तक जाए बिना हम देख सकते हैं कि 1930 के वर्षों में करने तथा नहीं करने वाली हिदायतों का संग्रह जारी किया गया था और इसे समेकित रूप में आचरण नियमावली कहा गया था। इस संग्रह को 1955 में विशिष्ट नियमावली का रूप दिया गया। संथानम समिति ने ऐसे नियमों के काफ़ी विस्तार की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट नियमावली 1964 तथा इसी प्रकार के नियम लागू होते हैं। इन नियमों को व्यवहार के अतिरिक्त मानदंडों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया है, जिसमें इन बातों को कवर किया गया है। शिष्टाचार बरतने की अनिवार्यता, दहेज को मांगने व स्वीकार करने की मनाही, महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न और हाल ही में 14 साल से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के तौर पर रखने की मनाही। ये सब सिविल सेवाओं से समाज को बदलती हुई, अक्सर बढ़ती हुई आशाओं को प्रतिभाषित करती है। आचार संहिताओं की विशेष विषय वस्तु। केंद्रीय सरकार ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आचरण नियम निर्धारित कर रखे हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की विविध श्रेणियों IAS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय राजस्व सेवा तथा भारतीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा के लिए भिन्न भिन्न आचरण नियम हैं। राज्य सरकारों ने अपने अधीनस्थ सेवा करने वालों के लिए आचरण नियम बनाए हैं। तथापि केंद्र तथा राज्यों के अधीन विभिन्न सेवाओं के लिए आचरण नियम एक समान हैं। आचरण नियम की भाषा सामान्यतः अर्धविधिक दफ्तरी भाषा होती है। उनके साथ अनेक स्पष्टीकरण व व्याख्याएं होती हैं। अनेक नियम दोबारा बनाए गए हैं। तथापि हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रयोजन के लिए हम अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज आचरण नियमों पर विचार करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, अन्य सेवाओं के लिए आचरण नियम मोटे तौर पर मिलते जुलते हैं।
सर्वोत्तम नियम का निर्णय का प्रयोग। अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों को अपने सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करना पड़ता है। अन्य शब्दों में उन्हें वह करना पड़ता है जिसे वे किसी विशेष मामले में सत्य व सही समझते हैं। उन्हें बिना किसी प्रकार के बाहरी दबाव की परवाह किए लागू होने वाले नियमों व विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यदि उच्चतर अधिकारी उन्हें कोई मौखिक या लिखित आदेश देते हैं तो उन्हें ऐसे आदेशों का पालन करना पड़ता है। सरकारी पदानुक्रमिक संगठनें होती हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी अकेला काम नहीं करता, सिवाय उसके कि जब वह अर्ध विधायी क्षमता में किसी मामले की सुनवाई करते हैं। अनेक परिस्थितियों में प्रशासनिक निर्णय में न्यायिक पद्धतियों की नकल अंशतः की जाती है। उदाहरण के लिए आयकर अधिकारी के आदेश पर अपील की सुनवाई करते हुए उप आयकर आयुक्त कार्यालय में अन्यों से जानकारी लिए बिना ही अपना ही निर्णय करता है। लेकिन अनेक मामलों में मामला पदानुक्रम के निचले स्तर से बनकर चलता है और उच्च स्तर पर उसका निर्णय होता है। ऐसे निर्णय तथा इसके आधारभूत कारण फाइल में अभिलेखित रहते हैं। केस स्टडी फर्स्ट। बाबू राव वित्त विभाग के परियोजना विश्लेषण पक्ष में विशेष कार्य अधिकारी हैं। उनका काम परियोजनाओं की वित्तीय एवं आर्थिक लाभकारिता को देखना है। उपलब्ध बजट को देखते हुए उच्च आय देने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण या बाहरी दानकर्ताओं से सहायता के लिए चुना जाता है। यद्यपि इसके लिए पद्धति है, इसके नियम सरल हैं। विश्लेषक परियोजना के जीवन के प्रत्येक उपयोगी वर्ष के लिए आकलन करता है, साथ ही संभावित खर्च और राजस्व का भी हिसाब लगाता है। ये सभी प्रवाह विभिन्न वर्षों में होते हैं, तो उनको तुलनीय बनाना होगा। इस प्रयोजन के लिए ब्याज की एक विशेष दर को लेकर राजस्व व व्यय के प्रवाहों को घटाया गया है। घटाने का अर्थ यह है कि ब्याज की दर के आधारित एक कारक का प्रयोग करते हुए उनके महत्व को कम कर दिया जाता है। ऐसे घटाने के कारण व्यय तथा आय के भावी स्रोत छोटे यानी कि कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 5 वर्षों के खर्चों और आय की वही संख्या 3 वर्षों की संख्याओं से कम हो जाएंगी। भावी आय तथा व्यय का वर्तमान मूल्य 2 कारकों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर तथा भविष्य का वह वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होंगे। इस प्रक्रिया में भविष्य में बाद के वर्षों की संख्या भविष्य के पहले के वर्षों की संख्या से कम हो जाती है। आय लाभ तथा व्यय लागत के स्रोत जिन्हें उनके वर्तमान मूल्यों में कम कर दिया गया है जोड़े जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है। संक्षेप में, जिन परियोजनाओं का लाभ लागत औसत वर्तमान मूल्यों में ऊंचा होता है उन्हें वित्त पोषण के लिए चुन लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक शक्ति संपन्न मंत्री की प्रिय परियोजना छोड़ दी जाती है तथा नाराज मंत्री चर्चा के लिए बाबू राव को बुलाता है। बाबू राव उसे सब बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्री उन्हें 7वें वर्ष के ठोस पक्के 100 करोड़ के राजस्व को काटकर लगभग 15 करोड़ रुपए कर देने पर फटकार देते हैं। थोड़ी चर्चा के उपरांत मंत्री महसूस करता है कि
अम, खर्च तथा राजस्व प्रवाहों को घटाने के लिए प्रयुक्त ब्याज की दर यदि कम कर दी जाए तो परियोजना लाभकारी हो जाएगी। वह बाबूराव से दर को कम करने के लिए कहता है, लेकिन बाबूराव यह कहते हुए इनकार कर देता है कि यह दर आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न: उपरोक्त परिस्थिति में बाबूराव को क्या करना चाहिए? मंत्री के आदेशों का पालन करें। बाबूराव को अपने तंग लेखांकन परिप्रेक्ष्य को त्याग देना चाहिए तथा एक विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण को अपना लेना चाहिए। उसे मंत्री के अनुदेशों को मानने में अपनी असमर्थता नम्रता पूर्वक बता देनी चाहिए। उसे मंत्री को बता देना चाहिए कि वह ब्याज की दर घटाने के लिए कहते हुए आर्थिक मामलों के विभाग को लिखेगा। परिचर्चा: बाबूराव वित्त के क्षेत्र में व्यवसायी हैं। उसे परियोजना विश्लेषण की निर्धारित पद्धति का पालन करना पड़ता है। व्यावसायिक जैसे डॉक्टर तथा इंजीनियर लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में संबंधित तकनीकी संहिताओं का पालन करना पड़ता है। बाबूराव इस मामले में मंत्री की अव्यावसायिक सलाह से नहीं चल सकता। दूसरा विकल्प दो भिन्न मामलों में भ्रांति पैदा करता है। वित्त व्यवसायी के तौर पर अपना काम करते हुए बाबूराव को लेखांकन व संबंधित विषयों में अपने प्रशिक्षण के अनुसार चलना होता है। एक नागरिक के तौर पर वह उस सामाजिक दर्शन या सोच को अपना सकता है जो उसे अपील करता है। वित्त विशेषज्ञ की उसकी भूमिका के नागरिक की अपनी भूमिका के साथ भ्रांत नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। बाबूराव को अपने ज्ञान व सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर व्यावसायिक सूचनाएं निर्णय प्रक्रिया में देनी चाहिए। अपने निर्णय के स्थान पर वह मंत्री के निर्णय को नहीं रख सकता। बाबूराव ने डिस्काउंट बट्टे की जिस दर का प्रयोग किया है वह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दी गई थी। प्रसंगवश यह दर भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी की अपेक्षित कमी को मापती है और पूंजी के मूल्य या लागत को मापती है। परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय यह एक समान दर ही प्रयोग करनी पड़ती है। मंत्री के कहने में इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे मंत्री से टकराव नहीं करना चाहिए। केवल बता देना चाहिए कि वह उसी दर का प्रयोग करने के लिए विवश है। अंतिम विकल्प भी अनुचित है। वह आर्थिक मामलों के विभाग की दर में परिवर्तित करने के लिए नहीं लिख सकता। इसे मौद्रिक एवं वित्तीय प्राधिकरणों तथा विशेषज्ञ एजेंसियों के लिए विस्तृत परामर्श के बाद तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रस्ताव करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं है। लिखित आदेश: यह नियम है कि जब मौखिक आदेश दिए जाते हैं तो उन्हें उसके तुरंत बाद ही आदेश देने वाले अधिकारी तथा प्राधिकृत किया जाता है। यह नियम श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की आपात स्थिति का प्रतिफल है। जस्टिस शाह आयोग ने आपातकाल के दौरान हुई विभिन्न विवादास्पद घटनाओं की जांच की थी। अनेक अधिकारियों ने तर्क दिया कि उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन किया, जैसा कि ऐसी आकस्मिकताओं में होता है। उच्च अधिकारियों ने सभी मामलों में हाथ धो लिए।
इस समस्या से बचने तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए शाह आयोग ने सिफारिश की कि जो अधिकारी मौखिक आदेश जारी करते हैं उन्हें बाद में लिखित रूप में उनकी पुष्टि करनी चाहिए। इस नियम का एक भाग यह भी है कि उन मामलों को इधर से उधर उछालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो किसी को प्राप्त शक्तियों के भीतर हों। बात यहाँ यह है कि सरकारी कर्मचारी को जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। केस 2 द स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को पीडीएस जन वितरण प्रणाली हेतु आवश्यक मिट्टी के तेल को जिले से तहसील तथा उप तहसील के शहरों में भेजने का काम सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए इसे प्रत्येक जिले हेतु ट्रांसपोर्ट टेंडर तय करने होते हैं। जिलों में से एक में टेंडर की प्राप्त दरें बहुत ऊंची थी और कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने नए टेंडर मंगवाने का निश्चय किया। तथापि पहले जो टेंडर आए थे जिन्हें प्रबंधक निदेशक ने बहुत ऊंची दरों वाले मानकर अस्वीकार कर दिया था। इनमें सबसे कम दरों का टेंडर सिविल सप्लाईज के कैबिनेट मंत्री के समर्थक का था। ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई शीघ्र पहुंचाने की ज़रूरत बताते हुए मंत्री ने प्रबंध निदेशक से सबसे कम दरों के टेंडर को स्वीकार कर लेने के लिए कहा। मंत्री ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया की दृष्टि से ठीक होगा। इसके कारण होने वाली संभावित लेखा परीक्षा की आपत्तियों व उसके परिणामों के भय से प्रबंध निदेशक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब मंत्री ने जोर दिया तो प्रबंध निदेशक ने उससे लिखित आदेश भेजने के लिए कहा। मंत्री ने अधिकारी पर अफसरशाह और अड़ियल होने का आरोप लगाया। प्रश्न: इस मामले में प्रबंध निदेशक की प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहेंगे? प्रबंध निदेशक का व्यवहार अफसरशाही का और नियमबद्ध है। प्रत्येक निदेशक का आधार उचित है। प्रबंध निदेशक अपनी प्रतिक्रिया से जनता को होने वाली असुविधा को अनदेखा कर रहा है। प्रबंध निदेशक ने पहले प्रापण यानी खरीद में विलंब किया और फिर आगे मुश्किलें खड़ी कर रहा है। परिचर्चा: पहला विचार अनुचित है जिसमें प्रबंध निदेशक की प्रतिक्रिया की सभी परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना आलोचना करने के लिए विश्लेषणों का प्रयोग किया गया है। अनेक लोक प्रणालियाँ दफ्तरशाही संगठन हैं और इस शब्द को बुरे अर्थों में प्रयोग का कोई लाभ नहीं है। यह भी सच है कि लोक प्रणालियाँ नियमों से बंधी होती हैं, लेकिन वे वित्तीय उपयुक्तता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हैं। प्रबंध निदेशक का मंत्री से लिखित रूप में आदेश मांगना उचित है। मंत्री से कॉरपोरेशन के आंतरिक मामलों में दखल देने की आशा नहीं की जाती है जो कंपनी अधिनियम के तहत चलता है। इसके अतिरिक्त यदि सारी दरें ऊंची हैं तथा न्यूनतम दर ब्याज की दर से ऊपर है तो न्यूनतम दर को स्वीकार करना जरूरी है। प्रबंध निदेशक जरूरी नहीं है। प्रबंध निदेशक को यह निश्चित करना है कि क्या निविदा के उत्तर में प्राप्त दरें उचित हैं या नहीं। स्वीकार किए जाने योग्य दरें बाजार की दरों की संगत में होनी चाहिए।
मंत्री के लिखित आदेशों के बिना बाजार की दरों से अधिक वाली दरों पर भुगतान करने से होने वाली हानि होने वाली होने के लिए प्रबंध निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोष को झेलने के लिए वही अकेला रह जाएगा। तीसरा विचार भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रबंध निदेशक जानबूझकर जनता को तकलीफ नहीं दे रहा है तथा ऊंची दरें भाव प्राप्त होने के कारण उसे दोबारा निविदा जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यह निर्णय उसमें जबरन डाल दिया गया है। वह निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंतिम विचार मुद्दे की बात से सरोकार नहीं रखता। सीधी बात यह है कि बाजार की दरों से ऊंची दरों वाली निविदाओं को स्वीकार किया जाए या नहीं। यह विचार मुद्दे को भटका सकता है। प्रसंगवश हमारे लोगों की यह आम कमजोरी है जो कि किसी चर्चा वाद विवाद में वे मुख्य मुद्दे को छोड़ देते हैं और असंबद्ध व आसपास के की बातों पर बोलते रहते हैं। पूरे किस्से में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि प्रबंध निदेशक ने मामलों को विलंबित किया है। सत्यनिष्ठा और निष्ठा। अधिकारियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण अधीनस्थ कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा व कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को सुनिश्चित करना होता है। सत्यनिष्ठा का व्यापक भावों में अर्थ मुख्यतः ईमानदारी होता है। सिविल सेवा वाले को न केवल रिश्वत या कार्यालयी भाषा में गैर कानूनी पारितोषिक से इनकार कर देना चाहिए, अपितु उसे बौद्धिक ईमानदारी का प्रदर्शन भी करना चाहिए। कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी के अनेक रूप हैं। आचरण नियमों में निर्धारित समय के भीतर आशयित क्वालिटी के साथ काम को पूरा करने में असफल रहना ऐसा एक रूप है। यह आचरण नियम एक सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति प्रत्याशित वचनबद्धता की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हैं। सिविल सेवक से उच्च कार्य मानक तथा कर्मठता की आशा का भी उल्लेख है। संपत्तियों व लेन देनों सौदों के विवरण देना आचरण नियमों के प्रावधान हैं जो सिविल सेवा वालों की संपत्ति व सौदों वित्तीय लेन देन का पता लगाते हैं। उनका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवक अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग कर धन संपत्ति जमा न करें या अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति न खरीदें। एक सिविल सेवक सरकारी कर्मचारी सरकार के अनुमोदन के बिना अपने नाम में या अपने परिवार के सदस्यों के नाम में कोई अचल संपत्ति किसी भी साधन से जैसे खरीद, लीज पर या उपहार स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। ना ही वह बिना इसी प्रकार की अनुमति के कोई अचल संपत्ति बेच या निपटा सकता है। सिविल सेवकों को स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलना या निवेश करने या ऋण देने या इसी प्रकार की वित्तीय काम करने की मनाही है। उन्हें निजी व्यापार या कारोबार करने की भी मनाही है। उन्हें हर वर्ष अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए वार्षिक संपत्ति विवरण देना होता है। सिविल सेवकों सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये नियम प्रकटन मानदंडों के समान हैं।
सिविल सेवकों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संपत्ति संबंधी सौदों और संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी सरकार को दें। यह पद्धति पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती है। यह गलत काम को हतोत्साहित करने वाली भी होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधन अधिनियम के अधीन सिविल सेवकों को सजा मिल सकती है यदि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मूल्य की संपत्ति हो। दबाव लाने पर रोक। आचरण नियम सिविल सेवकों को अपने परिवार के सदस्यों को कंपनियों, फर्मों या गैर सरकारी संगठनों में नौकरियां दिलाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करने से मना करते हैं। ऐसा करके सरकारी कर्मचारी स्वयं को निजी व्यक्ति या कंपनियों के एहसान तले ले जाता है। इससे उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ऐसे काम से अंतरंग पूंजीवाद शुरू हो सकता है, जिसमें सरकार में ऊंचे लोग व निजी व्यापारियों के बीच सुखद संबंध हो जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार तथा उनके चहेते उद्योगों के बीच मधुर सौदे हो जाते हैं, जिनसे सरकारी खजाने को हानि होती है। हितों के लिए टकराव से बचिए। ऐसी मुसीबतें से बचने के लिए आचरण नियमों में प्रावधान है कि सिविल सेवकों को हितों के टकराव वाली स्थितियों से बचना चाहिए। यह ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सिविल सेवक ऐसे मामलों को देख रहा होता है जिसमें उसका निजी हित या पण्यधारिता हो। इस प्रकार सिविल सेवक को ऐसे किसी मामले को देखने से बचना चाहिए जो किसी ऐसे निजी उपक्रम या सहकारी संगठन से संबंधित हो और उसमें अनेक परिवार का कोई सदस्य नौकरी में हो या जिसमें उसका स्वयं का वित्तीय हित हो। इसी प्रकार की स्थिति पैदा होती है जब न्यायाधीश उन मुकदमों की सुनवाई करते हैं जो उनकी वकालत करने के समय के उनके ग्राहक व्यक्तियों या फर्मों से संबंधित हैं। न्यायाधीश लोग ऐसे केसों से स्वयं को हटा लेते हैं। इस मामला थी। जोगिंदर ने कुछ सालों तक अमरपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट के पद पर काम किया। वे ब्रिज के एक उत्साही खिलाड़ी थे। ब्रिज मतलब ताश। वे एडवोकेट्स क्लब में नियमित रूप से ताश खेलते थे। उनके ब्रिज के अनेक पार्टनर वकील थे और वे उनके पक्के दोस्त बन गए थे। बाद में जोगिंदर अमरपुर से चले गए। वे राजस्व बोर्ड के सदस्य बन गए। बोर्ड के सदस्य होने के नाते उन्हें जमीनों के मामलों की अपीलें सुननी होती थीं। लेकिन समय की प्रगति ऐसी हुई कि सोया हुआ अमरपुर अचानक ही एक औद्योगिक केंद्र बन गया। यहाँ जमीन की कीमतें एकदम चढ़ गईं। जोगिंदर को यह देखकर परेशानी होने लगी कि ब्रिज क्लब के उनके पक्के दोस्त वकील केसों में पेश होने लगे। प्रश्न: इस मामले में जोगिंदर के पास क्या विकल्प है? उसे उस केस से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए जिसमें पैरोकारों के तौर पर उसके घनिष्ठ मित्र पेश हो रहे हैं,
उसे केस सुन लेना चाहिए। उसे केस सुन लेने चाहिए तथा यदि उसके मित्रों का केस एवं उसके विपक्षियों का केस मेरिट की दृष्टि से समान है तो उसे अपने मित्रों का पक्ष लेना चाहिए। हितों के टकराव की स्थिति के मद्देनज़र उसे अन्य कार्य पर अपना स्थानांतरण मांग लेना चाहिए। पहला विचार सही है। इस मामले में हितों का टकराव है। अधिकारियों को प्रतिक्रिया कर मामलों को विषय परक ढंग से तय करना चाहिए। तथापि अधिकारियों की अपनी भावनाएं एवं मामलों में प्रभाव डालने लगती हैं जिनमें उनके संबंधी या मित्रगण पक्षों के तौर पर पेश होते हैं। संबंधित अधिकार के बारे में बताया गया है कि ऐसे मामले में उनमें हितों का टकराव है। उन्हें ऐसे मामलों में निर्णय लेने से बचना चाहिए। तीसरा विकल्प दूसरे से भी अधिक खराब है। एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक निर्णय विषय परक विचारों अर्थात मामले केस के तथ्यों एवं लागू होने वाले नियमों पर आधारित होने चाहिए। कोई निजी कारक या किसी एक ओर झुकाव के विचार तथ्यों व कानून के आधार पर के सिवाय स्वीकार योग्य नहीं है। यह विकल्प पक्षपात कहलाएगा। जोगिंदर को स्थानांतरण मांगने की जरूरत नहीं है। टकराव वाले केस ज़्यादा नहीं होंगे। वह ऐसे केसों से अलग रह सकता है। वित्तीय स्वामित्वता आचरण नियमों का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवक अपने निजी आचरण में वित्तीय स्वामित्व के अन्य मानदंडों का प्रयोग करें। सरकारी निधियों में जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित या अन्य परिस्थितियों से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अंशदान मांग सकते हैं। हितों के टकराव की परिस्थितियों से बचने तथा अप्रत्यक्ष साधनों से धन कमाने की संभावनाओं से बचाव हेतु आचरण नियम सिविल सेवकों को निजी समूहों से महंगे उपहार लेने या उनकी मेहमान नवाजी स्वीकारने से मना करते हैं। कुछ अपवाद हैं जो सिविल सेवकों को एक खास सीमा तक के उपहार धार्मिक या सामाजिक अवसरों जैसे शादी पर अपने निकट संबंधियों से लेने की अनुमति देते हैं। सिविल सेवकों को अपने निजी धन को समझदारी के साथ संभालना चाहिए। उन्हें आदतन उधार लेने के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें कार या मकान के लिए ऋण तब ही लेने चाहिए जबकि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI दी जा सकती हों। इस नियम की सोच यह सुनिश्चित करने की है कि मुश्किल निजी वित्त व्यवस्था सिविल सेवकों को अनुचितता में न फंसा ले। मामला 4 बही प्रसाद। बद्री प्रसाद घुमक्कड़ स्वभाव का युवा अधिकारी है। उसका प्राकृतिक रूप से निश्चिंत प्रकार का मिजाज था। वह वर्तमान में जीता है और भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता न करते हुए जीवन का आनंद भोगता है। उसकी पत्नी सरोजनी उसी के जैसे स्वभाव की है और उसी जैसी जीवन शैली वाली है। वे एक शानदार मकान तथा बढ़िया कार खरीदने के बहुत इच्छुक थे। पैसे की जिम्मेदारियों को सोचे बिना उन्होंने भारी रकम उधार ले ली और बड़ी बड़ी EMI के भुगतानों में फंस गए। तभी औद्योगिक मंदी के कारण सरोजनी की नौकरी चली गई। उन्होंने अपने निजी वित्तों को संभालने में कठिनाई होने लगी। उनके कारोबार के कुछ परिचित उस समय तक उनकी EMI के भुगतानों को अस्थायी तौर पर संभालने के लिए तैयार थे जब तक कि युवा युग्म अपने वित्तीय संकटों से बाहर नहीं निकल जाता। बदरी व सरोजनी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। उन्होंने कार को बेचने देने व तब तक अस्थायी रूप से घर के खर्च को कम कर देने का निर्णय किया।
जब तक सरोजनी को कोई और नौकरी नहीं मिल जाती। प्रश्न, उनको आपकी सलाह क्या होगी? अस्थायी रूप से मुश्किलों से निकलने के लिए उन्हें ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए। अधिकारियों को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि यदि व्यापारी दोस्त उनकी मदद करते हैं तो वे हमेशा ही किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठाएंगे। उन्हें कार बेच देनी चाहिए और जब तक सरोजनी को दूसरा नौकरी नहीं मिल जाती तब तक घर का खर्च कम कर देना चाहिए। उन्हें ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु इसे पूर्णतः गुप्त रखना चाहिए। डिस्कशन। पहला विकल्प ठीक सलाह नहीं है। इससे वे व्यापारी मित्रों के एहसान तले दब जाएंगे। कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे अपनी वित्त व्यवस्था को उचित दशा में रखें तथा अपनी ईएमआई के भुगतानों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना यह बताता है कि उनकी घरेलू वित्त व्यवस्था बुरी हालत में है। दूसरा फार्मूला एक सामान्य कथन के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। अमीर व्यापारी उदार हृदय हो सकते हैं और अपने युवा मित्रों के वित्तीय संकट में उनकी मदद करना चाहेंगे। यह सामान्य सिद्धांत विशिष्ट आचरण संहिता के सामने नहीं टिक सकता, जो सरकारी कर्मचारियों को निजी व्यक्तियों से धन की सहायता लेने की मनाही करता है। तीसरा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। बद्री को इस प्रकार दूसरों पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। उसके दोस्तों की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसी मदद स्वीकार कर बद्री अपने आप को एक मिथ्या स्थिति में रख रहा होगा। किसी भी हालत में यदि वह ऐसी मदद लेता है तो वह अपनी आचरण संहिता का उल्लंघन कर रहा होगा। बद्री और सरोजनी पर यह बाध्यकर है कि वे अपनी वित्त व्यवस्था शीघ्र ही व्यवस्थित कर लें। अंतिम विकल्प में बद्री व सरोजनी सरकारी आचरण संहिता का उल्लंघन कर रहे होंगे और उसे छुपा रहे होंगे। किसी भी प्रकार से वे आचरण संहिता को भंग कर रहे हैं। अनुभव बताता है कि गुप्त रखने की ऐसी कोशिशें अक्सर असफल हो जाती हैं। लोगों की प्रवृत्ति बात करने की होती है और किसी न किसी तरह बात खुल ही जाती है। राजनैतिक तटस्थता। आचरण नियम सिविल सेवकों को राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने से स्पष्ट रूप से मना करते हैं। ऐसे नियमों का प्रयोजन सिविल सेवकों की राजनैतिक तटस्थता को सुनिश्चित करना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं बन सकता या अन्यथा नहीं जुड़ सकता। ना ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकता है, सहायता या समर्थन कर सकता है। वह केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर चुनावों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता या दखलंदाजी नहीं कर सकता। सिविल सेवकों को अपने परिवार के सदस्यों को उन आंदोलनों में भाग लेने से रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से विधिपूर्वक चुनी गई सरकार को समाप्त करते हैं। नक्सल व माओवाद इस प्रकार के आंदोलन हैं। केस 5। राजेश चौधरी व वैदेही चौहान विश्वविद्यालय में मित्र थे। जब राजेश चौधरी सिविल सेवा में आ गए तो उन्होंने विवाह कर लिया। वैदेही के पिता जाने माने राजनेता थे जो राज्य की राजधानी में रहते थे, किंतु युवा दंपति ने इस सत्य को प्रचारित नहीं किया और सामान्य बने रहे। वैदेही के पिता राजेश चौधरी को किसी राजनीतिक मामले में उलझने देना नहीं चाहते थे। कुछ स्थलों की तैनाती के बाद राजेश का तबादला राज्य की राजधानी में हो गया। युवा दंपति वैदेही के माता पिता के घर में आ गए।
एक राजनेता का घर होने के कारण यहाँ राजनैतिक लोगों का तांता लगा रहता था। राजेश ने आरंभ में स्वयं को इस राजनैतिक भीड़ से दूर रखा, लेकिन धीरे धीरे वह राजनैतिक गपशप में रुचि लेने लगा। वह अधिक प्रसिद्ध व रुचिप्रद राजनेताओं के साथ मिलने जुलने लगा। वह कार्यालयी गपशप के लिए सिविल सेवकों के चाय क्लब में सेवा के अपने साथियों को कुछ चटपटी राजनैतिक छोटी छोटी खबरें सुनाने लगा। उसने कुछ राजनेताओं की कुछ छोटे मोटे मामलों में मदद भी कर दी। उनमें से कुछ ने अफसरशाही तथा राजनेता के परिवारों के बीच विवाह संबंधों से उत्पन्न सक्रिया के बारे में कुछ घटिया टिप्पणियां कर दी। वैदेही को यह अच्छा नहीं लगा। राजनेता की बेटी होने के नाते उसकी समझ बहुत तेज थी और वह नहीं चाहती थी कि राजेश को किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ा देखा जाए। वह नहीं चाहती थी कि राजेश किसी मुसीबत में पड़े। उसके पिता भी अपने राजनीतिक मित्रों के साथ राजेश के साथ मिलने जुलने से परेशान थे, क्योंकि उनमें से कई संदिग्ध चरित्र के थे, लेकिन वे दामाद से कुछ कहते हुए संकोच करते थे। सौभाग्यवश मामला खुद ही सुलझ गया। राजेश चौधरी की छोटी बहन का दाखिला शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में हो गया। वैदेही ने राजेश को अपने छोटे फ्लैट में जाने के लिए तैयार कर लिया, जो स्कूल के पास ही था। उसने राजेश को बताया कि उसकी बहन फ्लैट में रहते हुए शांति से पढ़ाई कर सकती है। उसके पिता ने भी राहत की सांस ली। क्वेश्चन: इस मामले में बताई गई स्थिति में आपके विचार से उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? वैदेही राई का पहाड़ बना रही है। पहली बात यह है कि दोनों को वैदेही के पिता के घर रहने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। वैदेही की चिंता वैध है। सरकारी सिविल अधिकारी कुछ सीमा तक राजनेताओं और उनकी गतिविधियों से जुड़े ही रहते हैं। परिचर्चा: पहला विकल्प अस्वीकार्य है। इसमें समस्या है क्योंकि राजेश राजनेताओं से अधिक निकटता बढ़ा रहा था। इससे उसके करियर में आगे चलकर समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा विकल्प पूरे मामले से सरोकार नहीं रखता। समस्या यह नहीं है कि वे वैदेही के माता पिता के घर आ गए। समस्या यह है कि राजेश कुछ राजनेताओं के बहुत नज़दीक आता जा रहा है, जबकि सिविल सेवकों को उनसे कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पूरा मामला अहानिकारक लग सकता है, लेकिन दोष यहाँ है कि राजेश राजनीतिक अखाड़े में खींचा जा रहा है। हमें राजनीतिक गपशप को सुनने में मज़ा आता है, जैसा कि न्यूज़ चैनलों की लोकप्रियता से पता चलता है। राजेश युवा है और राजनीतिक खिलाड़ी उसे बहका सकते हैं। वैदेही ने बहुत चतुरता से जान लिया कि उसके पति का बढ़ती हुई राजनीति रुचि उसकी निष्पक्षता की छवि को कम कर सकती है। उसकी चिंता का पक्का आधार है। अंतिम विकल्प एक भ्रामक कथन है। यह सच है कि राजनेता और सिविल सेवक एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इसे राजनीतिक मामलों में सिविल सेवकों को भाग लेना नहीं माना जाना चाहिए। उनकी भूमिका राजनीतिक नेताओं वाले से भिन्न है। राजनेताओं के साथ अपनी बातचीत में अधिकारियों को राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के राजनीतिक मामलों में पड़ने से बचना चाहिए। सामाजिक नियमों तथा सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करना। सिविल सेवकों को खास सामाजिक नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। जो लोग बहुत ही कम करते हैं उन्हें दहेज न तो देना चाहिए और न स्वीकार करना चाहिए। ना ही उन्हें सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 2 विवाह करने चाहिए।
चाहे ऐसा करना किसी धर्म के व्यक्तिगत नियमों के अनुसार अनुमत हो। उन्हें 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को घरेलू कार्य के लिए नहीं रखना चाहिए। सिविल सेवकों को अपनी निजी क्षमता में कुछ सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करना होता है। इनमें विवाह की आयु के बारे में वर्तमान नीतियाँ, पर्यावरण, वन्य जीवन तथा सांस्कृतिक परंपरा, स्त्रियों के प्रति अपराधों को रोकना तथा 2 बच्चों के परिवार के मानदंड संबंधी वर्तमान नीतियाँ आती हैं। सिविल सेवकों को ड्यूटी पर रहते हुए अल्कोहल के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। ना ही उन्हें किसी शराबी या नशेबाज को उनके काम को प्रभावित करने देना चाहिए। उन्हें किसी राज्य में लागू शराबबंदी कानूनों का सप्रयास पालन करना होगा। मामला 6। मल्लिकार्जुनम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से हैं। उसके ससुर एक बड़े किसान थे। मल्लिकार्जुनम की पत्नी अपने घर के नौकरों से काम करवाती थी। उसे बेंगलुरु में बिना घरेलू नौकरों के घर संभालने में दिक्कत होती थी। उसके पिता ने घरेलू काम में सहायता के लिए 10 वर्षीय बलराम को उसके पास भेज दिया। बलराम के पिता खेत में काम करने वाले थे, जो उनकी ज़मीन पर काफ़ी समय से रह रहे थे। वह बलराम से दयालुता का व्यवहार करती थी और उसे स्कूल भी भेज दिया। लड़का घर के छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करता था, जैसा कि आगे चलकर हुआ। मल्लिकार्जुनम को अपने कार्यालय में काम की उपेक्षा करने एवं कार्यालय में आने वाले आवेदकों को लूटने की कोशिश करने वालों को ठीक करना पड़ा। प्रतिशोध से भरे कर्मचारियों ने शिकायत कर दी कि मल्लिकार्जुनम ने बाल श्रमिक को रखा हुआ है और उसका शोषण कर रहा है। प्रश्न: इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपने मतलब की होने और प्रेरित होने के कारण मल्लिकार्जुन को शिकायत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मल्लिकार्जुन को बलराम को नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। बलराम अपने गांव की तुलना में बेंगलुरु में ज़्यादा अच्छा था। मल्लिकार्जुन को स्कूल के रजिस्टर में बलराम की आयु बढ़ा देनी चाहिए ताकि कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। परिचर्चा। पहला विकल्प संबद्ध नहीं है, क्योंकि शिकायत को अनदेखा करने वाला मल्लिकार्जुन नहीं है। ये तो असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा की गई है। फिर भी मामले की सच्चाई की खोज की जा सकती है। इसमें मल्लिकार्जुन को लज्जित होना पड़ेगा। यह सही विकल्प है। सरकारी अधिकारियों को सावधानीपूर्वक कानूनी व सामाजिक मानदंडों का पालन करना चाहिए। बलराम स्पष्ट तौर पर कम आयु का है। उसे मल्लिकार्जुन के घर में किसी प्रकार के काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों पर जनता की नज़र रहती है। उनके कवचों में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अपने स्वयं के हित में उन्हें सभी नियमों व विनियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तीसरा विकल्प भी कोई सरोकार नहीं रखता। बात यह नहीं है कि बलराम बेंगलुरु में ज़्यादा अच्छी तरह है या अपने गांव में। मुद्दा तो इस बात पर है कि क्या उसे कानून द्वारा निषिद्ध बाल मजदूरी में लगाया जा रहा है। चौथे विकल्प में नितांत रूप से अस्वीकार्य सुझाव दिया गया है। यदि इस सुझाव को मान लिया जाता है तो मल्लिकार्जुन अपनी स्कूल के रिकॉर्ड को गड़बड़ करने की मूल गलती को और बढ़ा लेगा। अन्य मानदंड। कुछ और आचरण नियम हैं जिनका कुछ क्षेत्रों में सिविल सेवकों के कार्यालयी आचरण से सरोकार है। उनको अपने कैरियर को बढ़ाने या लाभकारी कार्य पर तैनाती के लिए राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी सिविल सेवक अपने प्रचार या अपने संवर्धन के विचार से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा लेते हैं जिनमें
उनकी तारीफ के पुल बांध दिए जाते हैं या उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आचरण नियम ऐसे अहम भावना वाले थोड़े दबे ढके आत्म प्रचार के कार्यक्रमों पर टेढ़ी नज़र डालते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में घोटालों में बढ़ोतरी हो जाने पर सरकारी कर्मचारी कुछ सिमट गए हैं और ऐसे नियमों की पकड़ में आना नहीं चाहते जैसा की जाती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जनता के समक्ष सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करेगा, तथापि नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपने अनुभवों को बांटने व बताने के लिए वे सरकारी चैनलों का प्रयोग कर सकते हैं। और भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी सूचनाएं प्रकट करने से मनाही है जो उन्हें सरकारी कागजात से पता चलती हैं। वे ऐसा केवल अदालती कार्रवाई में या सरकारी समितियों के समक्ष कर सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उनके किसी सरकारी कार्यों के लिए आरोप लगाए जाते हैं तो भी वे सरकार की अनुमति के बिना अदालती कार्रवाई या प्रेस में प्रतिवाद नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका आचरण नियमों में उल्लेख नहीं है। सिविल सेवकों को शालीनता, सुरुचिता और सम्मान के साथ आचरण करना चाहिए। उन्हें संसद सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों तथा आम जनता के साथ नरमी व शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हमेशा शांत और संतुलित रहना चाहिए। उन्हें अशिष्ट व्यवहार से, विशेष रूप से महिलाओं के साथ, बचना चाहिए। उनके वस्त्र शालीन और उन्हें सामान्य संवरे हुए वे हिप्पियों की तरह नहीं दिखने होना चाहिए। पाठकों ने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता में आदेशों से अधिक वर्जनाएं हैं। संहिता सामान्यतः अनुचित व्यवहारों की सूची है या उन बातों की सूची है जिन्हें कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए। यह मान लिया गया है या बिना कहे ही चलता है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, परिश्रम और शीघ्रता से जनता के हित में तथा बिना बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना करना चाहिए। सिविल सेवकों, सरकारी कर्मचारियों हेतु नैतिकता की संहिता। भ्रष्टाचार निवारक संस्थानम समिति 1964 ने टिप्पणी की है, भारत जैसे देश के लिए अपने भौतिक साधनों का विकास तथा सभी वर्गों के जीवन स्तरों को उठाना निसंदेह अनिवार्य है। साथ ही जनजीवन के स्तर में गिरावट को भी रोका जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं के विचारों में आदर्शवाद तथा देशभक्ति के लिए स्थान हो, हमें रास्ते एवं तरीके तलाशने होंगे। नैतिक गंभीरता की कमी, जो हाल के वर्षों की स्पष्ट विशेषता रही है, संभवतः अकेला ही सबसे बड़ा कारण है जो सत्यनिष्ठा व कार्य कुशलता की मजबूत परंपराओं के विकास में बाधक है। परहितवाद तथा गरीबों के लिए सहानुभूति जैसे मूल्यों को सिविल सेवाओं में आने के बाद ग्रहण करना मुश्किल है। इन्हें तो बचपन में ही घरों व स्कूलों में ही स्थापित किया जा सकता है। भारतीय लोक सेवाओं की अनेक स्थापित परंपराएं हैं। इनमें से अधिकतर उपयुक्तता, योग्यता की परंपरा तथा औपचारिक स्वीकृतियों के बिना स्वीकार्य व्यवहार के रूप में है। तथापि नैतिकता की उच्चतर संहिता की जरूरत भी है, क्योंकि आचरण संहिताओं में सामान्य मानदंड जैसे सत्यनिष्ठा व कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा सरकारी कर्मचारी के अयोग्य आचरण करने में न पड़ना सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों के लिए अवांछनीय मानी गई गतिविधियों की सूची बनाने की ओर लक्षित है।
भारत में सिविल सेवकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिकता की संहिताएं निर्धारित नहीं हैं। यद्यपि ऐसी संहिताएं अन्य देशों में हैं, भारत में हमारे पास अनेक आचरण नियम हैं जो समान गतिविधियों के समूह के लिए मना ही करते हैं। अब यह सोचा जाने लगा है कि वर्तमान आचरण नियमों में अधिक व्यापक सामान्य मानदंडों को बढ़ाने की जरूरत है। लोक सेवा बिल में एक पब्लिक सर्विस बिल के मसौदे पर विचार हो रहा है, जिसमें सिविल सेवकों से सामान्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें मूल्य कहा गया है। बिल में विचारित प्रमुख मूल्य निम्नलिखित हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न आदर्शों के प्रति निष्ठा, राजनीति रहित कार्यपालन, लोगों की बेहतरी के लिए अच्छा शासन ही सिविल सेवा का प्रमुख लक्ष्य हो। वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता के साथ कर्तव्य पालन करना, उत्तरदायित्व व निर्णय में पारदर्शिता, सर्वोच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना, सिविल सेवकों के चयन में राष्ट्र की सांस्कृतिक, नैतिक एवं अन्य विविधताओं की संगत में रहते हुए योग्यता ही मानदंड हो। व्यय में किफ़ायत और फालतू खर्च से बचना सुनिश्चित करना, स्वस्थ व सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण देना, कार्यों के निष्पादन में संप्रेषण, परामर्शन व सहयोग अर्थात प्रबंधन में कार्मिकों के सभी स्तरों की भागीदारी। बिल के मसौदे में यह भी सोचा गया है कि अधिक स्पष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए पब्लिक सर्विस कोड तथा पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट कोड बनाए जाएं। संहिता के उल्लंघन पर वर्तमान मुख्य तथा मामूली दंडों के बराबर दंड दिए जाएंगे। एक पब्लिक सर्विस अथॉरिटी का विचार है जो संहिता के साथ के तथा उपरोक्त मूल्यों के कार्यान्वयन को देखेगी एवं मूल्यों और संहिता के मामले में सलाह देगी। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन SARC ने सिफारिश की है कि पब्लिक सर्विस मूल्यों का सेट होना चाहिए जो कानून द्वारा विहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि होनी चाहिए जिससे सिविल सेवकों को इन मूल्यों की ओर प्रेरित करना लगातार जारी रहे। अब ये तो समरी है और चलती है अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक नैतिक संहिता आचरण संहिता से किस प्रकार भिन्न होती है? सरकारी कर्मचारियों को किन वित्तीय मानदंडों का पालन करना होता है? मानदंडों का आधार औचित्य क्या है? सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता जिसमें अवांछित कार्यों पर वर्जनाएं मनाही होती है, नैतिकता की नीची राह को प्रस्तुत करती है। चर्चा कीजिए। व्यावसायिक संहिताओं का प्रयोजन क्या है? वे सरकारी कर्मचारियों वाली संहिताओं से कैसे भिन्न हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिता एक पवित्र आशयों की अभिव्यक्ति से अधिक नहीं है। टिप्पणी कीजिए। भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तरों के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिताओं को बहुत कठोर बनाना होगा। समीक्षा कीजिए। आचरण की सिविल सेवा संहिताओं के मुख्य तत्व क्या हैं? वे कौन से मुख्य नैतिक मानदंड हैं जिन्हें जनजीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया तथा अनेक यूरोपियन देशों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिताएं निर्धारित कर रखी हैं, जबकि भारत ने उनके लिए आचरण संहिताएं ही निर्धारित की हैं। सोच में इस अंतर के कौन से कारण हो सकते हैं?